गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मिट्टी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 12 है बेटा मिट्टी। मिट्टी हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, क्योंकि पौधे व वृक्ष मिट्टी में ही उगते हैं। यहाँ तक कि मानव जीवन भी भोजन के लिए कृषि पर निर्भर है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा सीमित कृषि भूमि के संसार में हमें मिट्टी के उन पोषक तत्वों को बनाए रखना होगा जो पौधों के पोषण के लिए आवश्यक हैं। मिट्टी की संरचना व स्तर मिट्टी के महत्वपूर्ण अवयव हैं। मिट्टी का रंग इसमें उपस्थित खनिजों के कारण होता है। मिट्टी की संरचना इसमें उपस्थित चिकनी व बालू मिट्टी की मात्रा पर निर्भर करती है। मिट्टी खनिज व कार्बनिक पदार्थों की परत है। इसमें मुख्य अवयव चट्टानें, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृत पौधे व जंतु, जल तथा वायु है। तो मिट्टी बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। मिट्टी पर ही हमारी कृषि भी आधारित है, क्योंकि अच्छी मिट्टी के अंदर ही हमारे पेड़ पौधे उगते हैं तथा फसल उगाई जाती है, कृषि होती है। और मिट्टी विभिन्न प्रकार के रंग तथा स्वरूप की होती है। तो चलिए आगे देखते हैं मिट्टी के बारे में कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी का निर्माण कई प्रकार से होता है। चट्टानों का टूटना, मौसम के द्वारा टूटना अपरदन का प्रकार है, जिससे मिट्टी बनती है। सूर्य की ऊष्मा एवं जलवायु तथा बर्फ भी मिट्टी के निर्माण में सहायता करते हैं, परंतु मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण अवयव इसमें उपस्थित जीवित व अजीवित वस्तुएं हैं। ये जीवित तथा अजीवित वस्तुएं कार्बनिक पदार्थ हैं। ये रेत, सिलिकेट व चट्टानों के मिश्रण में मिलकर उसे रहने तथा उगने योग्य बनाते हैं। तो बेटा मिट्टी किस प्रकार बनती है? मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है, जिसे मिट्टी के द्वारा टूटना या ये एक अपरदन का प्रकार है। तथा सूर्य की ऊष्मा एवं जल भी मिट्टी का महत्वपूर्ण अवयव है। इसमें उपस्थित जीवित तथा अजीवित वस्तुएं होती हैं। ये जो जीवित वस्तुएं तथा अजीवित वस्तुएं होती हैं, इनको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं मिट्टी में क्या क्या होता है। तो मिट्टी निम्न अवयवों का मिश्रण होती है, जैसे कि चट्टानों के टुकड़े, वायु, कार्बनिक पदार्थ और जल। तो बेटा मिट्टी के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, चट्टान के टुकड़े, वायु, कार्बनिक पदार्थ तथा जल। आगे चलते हैं। चट्टानों के टुकड़े सिलिकेट, रेत या कंकड़ों के रूप में होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में पुरानी पत्तियां, मृत पौधे, सूक्ष्म जंतु, जीव होते हैं। वायु तथा जल की सहायता के बिना मिट्टी में जीव जीवित नहीं रह सकते तथा बढ़ नहीं सकते। तो बेटा ये चारों ही जो अवयव हैं, ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चट्टानों के टुकड़ों के अंदर सिलिकेट, रेत या तथा कंकड़ के रूप होते हैं। वायु हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बनिक पदार्थ में मृत पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। और जल के बिना मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वह बढ़ या उनकी वृद्धि नहीं हो सकती। आगे देखते हैं मिट्टी के सन स्तर। मिट्टी विभिन्न परतों की बनी होती है। मिट्टी की इन परतों का क्रम मिट्टी का सन स्तर कहलाता है। मिट्टी के सन स्तर निम्न हैं। नंबर 1, सन स्तर ओ। इसे ह्यूमस स्तर भी कहते हैं। यह पौधों के मिलने से बनता है। आगे देखते हैं सन स्तर 2। इसे ऊपरी मिट्टी कहते हैं। यह विघटित कार्बनिक पौधों व जंतुओं के मिलने से बनती है। तो ये कैसे बनती है बेटा? कार्बनिक पौधों तथा जंतुओं के मिलने से सन स्तर 1 की मिट्टी बनती है। यह सामान्यतः गहरे रंग की होती है। यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें बहुत से जीवित सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। इसमें मिट्टी मुलायम तथा सरंध्र होती है तथा इसकी जल ग्रहण क्षमता काफी अच्छी होती है। बहुत से पौधों की जड़ें उसी से जल को ग्रहण
करती है। तो बेटा ये सामान्यतः गहरे रंग की होती है तथा बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी होती है। आगे देखते हैं, सनस्तर बी, इसे उपमृदा भी कहते हैं। यह ऊपरी मिट्टी के ठीक नीचे स्थित होती है। यह ऊपरी मिट्टी की तुलना में कठोर व घनी होती है। ये जो हमारी ऊपरी मिट्टी होती है उसकी तुलना में कठोर तथा घनी होती है। यह हल्के रंग की होती है और अधिकतर स्लेटी या लाल रंग की होती है। इसमें रेत अधिक होता है, इसमें पत्थर भी हो सकते हैं तथा यह कार्बनिक होती है, परंतु इसमें ऊपरी मिट्टी से लाए गए खनिज काफी होते हैं। क्योंकि यह पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती, इसमें बहुत कम कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। सनस्तर सी, इसे मात्र चट्टान भी कहते हैं। यह उपमृदा के ठीक नीचे स्थित होती है। यह पत्थरों व चट्टानों की बनी होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, परंतु इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसके अंदर बेटा आपके कार्बनिक पदार्थ नहीं होते तथा इसके अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, सनस्तर डी, इसे बेडरॉक भी कहते हैं। कितने सनस्तर हो गए हमारी मिट्टी के? ओ, ए, बी, सी, एन, डी। आगे चलते हैं, मिट्टी के प्रकार। तो देखते हैं मिट्टी कितने प्रकार की होती है। मिट्टी कई प्रकार की होती है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि नंबर 1 दोमट मिट्टी। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी समान रूप से मिलती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, चावल, मसूर, उड़द एवं गन्ने की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस पौधों की पत्तियों, जीव जंतुओं के अवशेष और गोबर की खाद आदि के गलने सड़ने से बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो बेटा इसमें बालू और चिकनी मिट्टी समान रूप से मिली हुई होती है तथा इसके अंदर गेहूं, जौ, चना, चावल, मसूर आदि की फसलें उगाई जाती हैं और यह मिट्टी जो होती है इसके अंदर ह्यूमस पाया जाता है जो फसलों को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाता है। आगे देखते हैं, जिसके कारण मिट्टी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ बनती है। आगे चलते हैं बेटा, चिकनी मिट्टी। यह मिट्टी बहुत नरम या मुलायम होती है। यह मिट्टी बर्तन, ईंट तथा मकान बनाने के काम में लाई जाती है। तालाब, नदी आदि के किनारे चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में सामान्यतः धान, कपास, बरसीम, सनई आदि फसलें उगाई जाती हैं। चिकनी मिट्टी के कण छोटे होते हैं और इसमें बालू की मात्रा भी कम होती है। तो बेटा ये जो मिट्टी होती है नरम तथा मुलायम होती है। इसमें बालू के कण कम होते हैं और इसका प्रयोग बर्तन, ईंट तथा मकान बनाने में भी किया जाता है। आगे चलते हैं, लाल मिट्टी। यह मिट्टी लाल या पीले रंग की होती है। इसमें लोहे की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है। इसमें बाजरा, मक्का, ज्वार आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी ईंट की तरह लाल रंग की होती है। इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसमें चाय, कहवा तथा काजू आदि की फसलें उगाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी। हिमालय के पर्वतीय भागों में लाल तथा भूरी बुलई मिट्टी पाई जाती है। इसमें लोहे तथा चूने का अंश अधिक होता है। जो पर्वतीय मिट्टी होती है बेटा उसमें आपके लोहे और चूने का जो अंश होता है वो ज्यादा होता है। पर्वतीय मिट्टी में चाय तथा फल आदि फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं बेटा, बुलई मिट्टी। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसमें ज्वार, बाजरा आदि फसलें होती हैं। आगे चलते हैं, मृदा का अपरदन। बेटा मृदा का अपरदन क्या है तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। मृदा हमेशा स्थिर नहीं रहती। इसे वर्षा या पवन के द्वारा आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। ऊपरी परत के मुलायम व ढीली होने के कारण यह अधिक आसानी से विस्थापित की जा सकती है। मिट्टी की यह क्षति मृदा अपरदन कहलाती है। तो बेटा मिट्टी क्या करती है, अपने स्थान से विस्थापित होती रहती है, हटती रहती है। इसको मृदा का अपरदन कहा जाता है। आगे चलते हैं, मृदा अपरदन को बढ़ाने वाले कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं, जैसे कि वन कटाव। जब भवन निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है तो मृदा के कार्बनिक पदार्थों की तुरंत ही क्षति हो जाती है। तो जैसे हम घर बनाने के लिए वृक्षों को काटते हैं,
या वहां से हम मिट्टी वृक्ष को हटाते हैं तो जो कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह वहां से नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं ईंधन। ईंधन के लिए वृक्षों को काटना वृक्ष कटान का अन्य रूप है। अधिक चराव। जब अधिक घास पशुओं द्वारा चढ़ ली जाती है तो मृदा के कार्बनिक पदार्थ मर जाते हैं तथा मृदा की जो उर्वरता होती है वह नष्ट हो जाती है। घास के कम होने से मृदा वर्षा के जल के साथ बह जाती है। तो बेटा जब गायें अधिक चरचराव कर लेती हैं, क्या करती हैं, घास चरती हैं, तो जो मिट्टी होती है उसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह मर जाते हैं, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। आगे चलते हैं वर्षा। वर्षा अपरदन का मुख्य कारण वर्षा है। बचने के लिए मृदा पर अधिक पौधे लगाने चाहिए। पौधे उगाने के पश्चात मृदा को ढक देना चाहिए। वर्षा भी मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है तथा मृदा पर अधिक पौधे लगाने चाहिए इसको बचाने के लिए तथा पौधे उगाने के बाद मृदा को अच्छे से ढक देना चाहिए। आगे चलते हैं मृदा का संरक्षण। तो बेटा मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? मृदा संरक्षण। मृदा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पौधों से भोजन प्राप्त करते तथा पौधे अपना पोषण मृदा से प्राप्त करते हैं। मानव की बहुत सी गतिविधियां मृदा के निर्माण में सहायक है। वह मृदा को संरक्षित करने या बचाने में सहायता करता है। कभी कभी प्राकृतिक शक्तियां काफी तीव्र होती हैं। मनुष्य भूकंप या बाढ़ को रोकने में कुछ नहीं कर पाता, परंतु वह कुछ कार्य द्वारा इन्हें धीमा कर सकता है। भूमि के संरक्षण के लिए निम्न विधियां अपनाई जा सकती हैं। तो बेटा देखते हैं मृदा के संरक्षण के लिए, उसे बचाने के लिए हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। नंबर 1, पौधों के रोपण द्वारा। ऊपरी मृदा में ह्यूमस पाई जाती है, अतः यह उपजाऊ होती है। यदि ऊपरी मृदा नहीं बचे तो उसमें फसलें नहीं उगेगी। अतः मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम पौधे उगाते तथा पौधों की जड़ें मृदा को जकड़े रहती हैं। तो बेटा पौधों को रोपण करके हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। आगे चलते हैं सीढ़ियां बनाकर। पहाड़ी ढालों पर जल का बहाव काफी तेज होता है। इस प्रकार का जल काफी मात्रा में मिट्टी को बहाकर अपने साथ ले जाता है। अतः इन क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों के सहारे सीढ़ियां बनाई जाती हैं। यह जल की गति को कम करके मृदा अपरदन को रोकता है। तो बेटा क्या करके, सीढ़ियां बनाकर, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ियां बनाकर भी हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर है बेटा आपका मेंढ बनाना। खेतों के चारों ओर मेंढ बनानी चाहिए। यह वर्षा के जल से ऊपरी मृदा को बहने से रोकता है। नंबर 4, झाड़ी उगाना। कटान से बचाने के लिए जब किसान मुख्य फसल उगाता है तो वह झाड़ी को जोत देता है, अतः पवन के वेग को रोकने के लिए वृक्ष व झाड़ियां उगाई जाती हैं जो पवन के वेग को कम कर सकती हैं। तो झाड़ी उगाकर भी हम मिट्टी का संरक्षण अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं अधिक चराई को रोकना। भेड़ों व बकरियों की अनियमित चराई को रोकना चाहिए। अधिक से अधिक स्थान पर घास उगाकर चराई से बचा जा सकता है। बांध व तटबंध बनाकर। नदियों का तेज बहाव मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। नदियों पर बांध बनाकर अपरदन को कम किया जा सकता है। तटबंध पत्थरों व चट्टानों की दीवारें होती हैं जो नदियों के किनारे बनाई जाती हैं। नदियों के किनारे वृक्षों व झाड़ियों को उगाकर भी नदियों के जल के तेज बहाव से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो बेटा हम बांध व तटबंध बनाकर भी अपनी मिट्टी को संरक्षित रख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा मृदा को क्षति से बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। उर्वरता की दृष्टि से ऊपरी मृदा बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा परतों में पाई जाती है। मृदा की मुख्य परतें ऊपरी मृदा, उपमृदा तथा बेडरॉक है। मृदा जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वायु तथा जल। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है जैसे बालू, चिकनी तथा दोमट। दोमट मिट्टी में अधिकतर पौधे अच्छी प्रकार से उगते हैं। तेज पवन तथा भारी वर्षा मृदा को क्षति पहुंचाते हैं।
पवन एवं जल द्वारा ऊपर मृदा बहाव होता है जो मृदा अपरदन कहलाता है। दोमट मिट्टी जल धारण करती है। मृदा में वायु, जल तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। रेत व चिकनी मिट्टी के अलावा मृदा में ह्यूमस होता है जो मृदा को उपजाऊ बनाए रखता है। नदियों का तेज बहाव मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। चिकनी मिट्टी बहुत नरम या मुलायम होती है। यह मिट्टी बर्तन, ईंट तथा मकान बनाने के काम में लाई जाती है। तो बेटा चलो अब इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसके अभ्यास तथा प्रश्न का। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, ह्यूमस स्तर किसे कहते हैं? सन स्तर ओ, सन स्तर ए तथा सन स्तर बी। तो बेटा सन स्तर ओ को। ईंट बनाने में मिट्टी प्रयुक्त होती है। लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो बेटा आपकी चिकनी मिट्टी। मृदा की क्षति को बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा के सन स्तर हैं 5। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। सन स्तर को बेडरॉक भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। अपरदन का मुख्य कारण है वर्षा। अपरदन का मुख्य कारण वर्षा है। आगे देखते हैं। खेत के चारों ओर मेड़ बनानी चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए अत्यधिक चराई करानी चाहिए। नहीं, गलत। ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाता है। सही। लैटेराइट मिट्टी काले रंग की होती है। गलत। पहाड़ी ढालों पर जल बहाव काफी तेजी से होता है। सही। तो बेटा प्रश्न गहा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा क्रियाकलाप इन्हें आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बच्चों ये पाठ यहाँ पे आपका खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।